Okay, so as you can see the screen, can someone read the topic? तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको स्क्रीन दिख रही है. Evaluation of strategic management. ओके, इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये हमारा टॉपिक है और ये आज का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पहला क्लास है. काफ़ी सारे जो बच्चे यदि यहाँ पे नहीं आ पाए आज स्कूल में फिजिकली, तो उनको बता देते हैं कि ये क्लासेस हम रेगुलरली, जो वीकली टारगेट्स है हमारे टीचिंग प्लान के अकॉर्डिंग, वो हम वीकली ही खत्म करने वाले हैं, जिससे कि हमको आगे एक साथ बर्डन ना आए. मतलब लास्ट सेमेस्टर के एक्सपीरियंस से सीखा है ये कि यदि टाइम टू टाइम टॉपिक खत्म हो रहा है तो फिर उसका एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा. नहीं तो फिर लास्ट में मैं पढ़ाने के लिए तो एक साथ काफी सारा पढ़ा दूंगा, लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे एक साथ. तो दैट इज वाई वी आर बिगिनिंग द सेशन हियर इटसेल्फ. Wherever if you feel, you can please interrupt a bit. Someone, Dikshita or probably whosoever has a proper mic. Chat box मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो यदि किसी का मैसेज आता है, कुछ क्वेश्चन है, तो कोई भी रीड करके मुझे बता सकता है. मेरी स्क्रीन मैंने फुल स्क्रीन पे रखी है ताकि आप इसको देख सको ठीक से. ओके, सो वेलकम टू द कोर्स बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पायनियर कोर्सेज जो आजकल मोस्ट सॉर्ट आफ्टर है, मतलब मैनेजमेंट की डिग्रीज में, चाहे वो ग्रेजुएशन हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ द गेम. द रीजन इज, क्योंकि हुआ क्या है कि पहले के टाइम में जैसे ऐसा सोचते थे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो बड़े लोगों का काम है, जो टॉप लेवल मैनेजर्स बैठते हैं वही लोग सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाएंगे. बट आजकल जिस तरीके की कंपटीशन हो चुकी है, आप लोग अभी इंटर्नशिप करके आए हो, तो जो कंपटीशन है वो एकदम कट टू कट एम्प्लॉय लेवल तक पहुंच गई है. मतलब जो अल्टीमेटली फ्रंट वॉरियर्स हैं, जो सेल्स कर रहे हैं फील्ड में, उन लोगों को भी स्ट्रेटेजी का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. यदि उनको स्ट्रेटेजी का अंडरस्टैंडिंग है तो वो मैनेजमेंट के टारगेट्स को मीट कर पाएंगे. तो अभी होलिस्टिकली हम ये समझते हैं कि सब्जेक्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चंस के आंसर देते टाइम यू शुड लुक एज अ मैनेजर. ऐसा लगना चाहिए कि कोई मैनेजमेंट का बच्चा बैठा है, मैनेजर बैठा है, और वो मैनेजमेंट की टर्म्स में हमसे बात कर रहा है. ओके, सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यस इट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, एंड यस इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर. वैसे तो देखो सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ऐसा कुछ कहना गलत है, लेकिन यस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जनरल लेवल से सभी के लिए इंपॉर्टेंट. So let us go ahead and let us see what we have in the case. So as I shared the PDF, there was a case of Bharti Airtel. Okay, कि भारती एयरटेल में ये स्ट्रेटेजी इवोल्यूशन हुआ कैसे. तो भारती एयरटेल क्या करती है, कोई बता सकता है क्या क्या प्रोवाइड करती है? Telecom services, sir. वेरी गुड, टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है. हमको पता है कि एयरटेल एक काफी बड़ा ब्रांड था, है, और आगे देखो, मतलब ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ. एक कंपनी जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसे आती है. अब भारती एयरटेल एक्चुअली में 1995 में बनी. ओके, 1995 से बनने के बाद जब जियो 2016 में सितंबर, वो भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, लास्ट क्वार्टर में जब आया ये, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं, ईयरली कैलेंडर के हिसाब से लास्ट क्वार्टर में जब जियो आया, और जियो ने एक अजीब सी स्ट्रेटेजी लगाई जो कि किसी ने सोची भी नहीं थी. उन्होंने फ्री ऑफर कर दिया. उन्होंने क्या बोला कि लोग तो अब अपने सिम कार्ड बदलेंगे नहीं, हम सिमिलर रेट में देंगे, तो लोग हमसे क्यों खरीदेंगे, थोड़े कम रेट में भी देंगे तो शायद उतने ना खरीदे. तो उसने एक जबरदस्त दिमाग लगाया, और अपने जो डीप पॉकेट्स थे, ये डीप पॉकेट वर्ड मतलब क्या है, वो डीप पॉकेट्स मतलब गहरा पैसा, मतलब काफी पैसा है रिलायंस के पास. तो उसने अपने पैसे का यूज किया. उसने कहा चलो 6 महीने में लॉस बियर करने को तैयार हूँ, 3 महीना में फुल लॉस में रहने को तैयार हूँ, लेट मी सी कि लोग कितना यूज करते हैं, फ्री का है तो ज्यादा यूज करेंगे. उसने अपनी इंजीनियरिंग टीम को एक्टिवेट करवा दिया कि भाई फटाफट आप ध्यान रखना कि ज्यादा यूजेज होगा तो कहाँ कहाँ पे फ्लॉज आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे चीजें अटक रही है, उनका ध्यान रखो और उसको रिजोल्व करो. तो 3 महीने का टाइम आपके पास है, और 6 महीने के लिए लगभग उसने सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ये दे दिया. उधर मोबाइल कंपनी से अलग टाइप कर लिए, छोटे छोटे फोन्स निकाल दिए. और जियो ने एक्चुअली गेम बदल दिया. दो तरीके से टेलीकॉम इंडस्ट्री में लड़ाई चलती थी. पहले लड़ाई होती थी कॉल बेस्ड, वॉइस कॉल वाला, पर वॉइस कॉल वाला बड़ा नॉर्मल सा हो गया था, फिर डेटा आ गया बीच में.
तो डेटाबेस जो फाइट थी उसको जियो ने कुछ अलग ही रूप दे दिया, और ये कह सकते हो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक नई जान फूंक दी उन्होंने। लेकिन भारती एयरटेल जो 2016 तक एक 21 साल पुरानी कंपनी, 21 ईयर्स ओल्ड कंपनी हो चुकी है, वो 21 ईयर्स ओल्ड कंपनी को एकदम से आके पूरा शेक करके उनका काम तबाह कर देने का काम इस जियो ने किया। बट तो कंपनी बंद करके घर तो जाना नहीं है, बिकॉज उनका तो अपना बिजनेस, जैसा आपने कहा, टेलीकॉम पे है। तो यदि कॉम्पिटिटर इतना तगड़ा स्कीम लेके आ भी गया है, तो अब आप भी फ्री में ऑफर कर दोगे तो लोग बोलेंगे यार ये तो मतलब बेवकूफ बना रहे थे इतने साल से, पहले फ्री नहीं दिया अब फ्री दे रहे हैं, इसका मतलब फ्री में दे सकते थे पहले भी। तो दे डिडंट गो फॉर दैट स्ट्रेटेजी। ओके, नाउ लेट अस सी इट व्हाट हैपेंड। टेलीकॉम मार्केट में 2010 से ही स्लो डाउन आना शुरू हो चुका था। 2016 के बाद से थोड़ा सा स्पीड अप और ज्यादा हुआ, हालांकि देखो 2013 से ही हो रहा था थोड़ा थोड़ा ऊपर, लेकिन 2016 जियो के आने के बाद काफी तहलका इसलिए मच गया क्योंकि गेम के रूल्स ही बदल गए थे। रूल्स पहले वॉइस कॉल के थे, अब रूल डेटा के हो गए। तो वॉइस मार्केट में आ चुका था सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब ये वर्ड लिया गया है कि पानी में नमक मिलाते जाते हो, और जब वो नमक नहीं मिलता तो हम कहते हैं वाटर सैचुरेट हो गया, मतलब अब उसमें और नमक नहीं मिला सकते। मतलब वॉइस के जो मार्केट में जितने भी कस्टमर्स आ सकते थे, लगभग लगभग आ चुके हैं, अब आएंगे भी तो थोड़े बहुत आएंगे, उससे ज्यादा रेवेन्यू उधर मिलेगा। और डेटा सर्विस वाला थोड़ा ग्रोथ फेज में था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन लोगों का ध्यान उसकी तरफ नहीं था, क्योंकि भारती जैसी बड़ी कंपनी जो एयरटेल जैसी थी, उन्होंने उन्होंने कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। और जो लोग पहले मोबाइल चलाते थे 2000 से, जियो के आने के पहले ही 2016 से पहले, को पता होगा कि डेटा बहुत महंगा होता था, 1 GB का डेटा भी बहुत महंगा होता था। तो ये गेम एक्चुअली तब वॉइस मार्केट पे चलती थी, लेकिन फिर डेटा आ गया। काफी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत हैवी थे। 2014 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई उसके बाद से रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से इजी हुए टू गेन इन से एफडीआई और सम अदर इन्वेस्टमेंट। काफी इन्वेस्टमेंट लगता है, टॉवर्स वगैरह, सिग्नल्स, इन सब चीजों का। ऐसा नहीं है कि आपने सिम बना के बांट दी और काम हो गया, तो आपको पूरी सर्विस प्रोवाइडर का काम करना पड़ता है, तो उसमें काफी इन्वेस्टमेंट होता है। और इंडिया के बारे में, इंडिया का पर यूजर एवरेज दुनिया में सबसे कम है, लोवेस्ट पर यूजर एवरेज, एकदम सस्ता। तो इसलिए क्या होता है, वर्ल्ड की बड़ी कंपनियां इसकी तरफ देख भी नहीं पाती, क्योंकि उनको ऐसा लगता है इतना कम एवरेज है रेवेन्यू, तो फिर हम कैसे ही अपने प्रॉफिट्स निकालेंगे। तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। देन ओके, ये 1195 हो गया, सॉरी ये 1995 होना चाहिए। 1195 में तो पता नहीं इनके होंगे, खैर दादा परदादा तो होंगे ही, बट देन ये यहाँ पे ये होना चाहिए कि भाई ये 1995 में ये हुआ था। ये थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे, टाइपिंग एरर। ओके, सो 1995 में हुआ, और 2019 तक इनके 403 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। ओके, ये 2019 का डेटा है। इसका मतलब आप सोचो कि 2010 के स्लो डाउन के बाद इन्होंने थोड़ा अपने आप को रीगेन किया जियो के आने के बाद भी। तो यदि आप कभी अपना कोई बिजनेस करने जाते हो तो एक बात याद रखना, कोको कोला ने बोला था, कोको कोला कंपनी के सीईओ ने, कि यदि पेप्सी नहीं होता, यदि पेप्सी को नहीं होता, तो शायद हमारी सेल्स इतनी नहीं होती, क्योंकि पेप्सी ने एकदम कठोर कंपटीशन, एकदम आग लगा रखी है कंपटीशन के मामले में, इसीलिए कोको कोला की सेल भी बढ़ रही है, क्योंकि वो अनटैप्ड मार्केट में जाता है, पेप्सी नई जगह पहुंचता है, लोगों को पता लगता है कि कोल्ड ड्रिंक नाम की भी कोई चीज होती है, और कोको कोला जाके अपनी बोतल भी रख देता है, तो पैरेलल ऑप्शन क्रिएट कर देता है। मतलब पूरा अवेयरनेस का ठेका जो पहले कोको कोला के कंधे पे था, वो अब थोड़ा सा पेप्सी ने भी बांट दिया। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कंपटीशन से नुकसान ही होता है ऐसा नहीं है, कंपटीशन से बिजनेस वर्ल्ड में फायदा भी होता है, जिसका एक एग्जांपल ये भी है। तो भारती एयरटेल यूजुअली 18 कंट्रीज में काम है इसका, एशिया एंड अफ्रीका मिला के, दोनों कॉन्टिनेंट्स में 18 कंट्रीज में। इनका स्ट्रेटेजिक इंटेंट, एक स्टेटमेंट दिया जाता है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है कंपनी, टू क्रिएट ग्लोबली। अभी स्टोरी चल रही है, मतलब अभी आप इसको ऐसा कोई सीरियस पढ़ाई नहीं हो रही है, अभी अभी स्टोरी चल रही है, तो दिमाग में वो मतलब भारती मित्तल को, सुनील मित्तल को आप इमेजिन करो कि वो किस तरीके से सोच रहा होगा। और ये देखो, टू क्रिएट अ ग्लोबली एडमायर्ड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, ये उनका स्ट्रेटेजिक इंटेंट है। मतलब वो सेंटेंस बोल रहा है कि ग्लोबली, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में हमको रिकॉग्निशन मिले, एडमायर किया जाए, हमको माना जाए, हमारा लोहा माना जाए, ऐसी कंपनी बनना या ऐसी कंपनी बनाना,
ये कंपनी का स्ट्रेटेजिक इंटेंट। अब आप बोलोगे स्ट्रेटेजिक इंटेंट ये स्टेटमेंट क्यों काम आता है? तो जैसा कि आपने मूवीज में देखा होगा, आर्मी की लड़ाइयाँ होती है, कुछ होती है, हर हर महादेव, जैसे कि बाजीराव वाली मूवी में भी बताया, वो एक मतलब वो एक स्टेटमेंट होता है, वो एक नारा होता है, या वो कुछ एक ऐसी लाइन होती है जिसको आप दिमाग में इतना गहरा बिठा देते हैं जो आपको काम करने के लिए मजबूर करती है। तो आप सोचते हो कि नहीं मुझे बेस्ट मैनेजर बनना है, तो फिर अपने आप अब आप बोलोगे सर मैं ना सुबह उठ नहीं पा रहा, मैं रात को देर तक जाग नहीं पा रहा। अब यदि आपने आपके दिमाग में बिठा लिया कि मुझे बेस्ट बनना है, तो फिर नींद आ रही है मतलब ये तो एक छोटी बात हो गई ना, तो अपने आप ही आप उसको भूल जाओगे। इसलिए स्ट्रेटेजिक इंटेंट के शब्द लिखे जाते हैं। इनका विजन स्टेटमेंट ये बोलता था, टू एनरिच लाइव्स ऑफ कस्टमर्स, आवर ऑब्सेशन इज टू विन कस्टमर्स फॉर लाइफ थ्रू एन एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस। ये विजन स्टेटमेंट। अब ये विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, इनके बारे में हम डेफिनेटली अगली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। बट ये स्टेटमेंट्स बताते हैं कि कंपनी की स्ट्रेटेजी है क्या, क्या करना चाहती है। अब इसने लिखा है कि टू क्रिएट अ ग्लोबली एडमायर्ड कंपनी, ग्लोबली एडमायर्ड कंपनी लिखा है। और यदि ऐसा हो जाए कि वो अपने आप को बाकी कंट्रीज में लॉन्च ही ना करे, तो फिर ग्लोबली एडमायर्ड तो नहीं हुई, तो मतलब आपकी स्ट्रेटेजी पे क्वेश्चन मार्क आ गया। कहने का मतलब यू हैव टू जस्टिफाई व्हाट योर स्टेटमेंट से। ओके, तो भारतीय एयरटेल ने ये किया। थोड़ा सा और आगे देखते हैं। भारतीय एयरटेल ये 5 तरीके के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स के थ्रू काम करती है। अभी जैसे आपने एक टेलीकॉम सर्विस बोला, तो उसमें टेलीकॉम सर्विस में जो एयरटेल बिजनेस है मेनली वो मोबाइल सर्विसेज, होम सर्विसेज, टावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अपने टावर्स भी रेंट पे देने का काम करता था, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट लीडर था, सबसे ज्यादा नेटवर्क वाइड इसका बैठा हुआ था। तो ये अपने टावर्स के थ्रू लोगों को कनेक्टिंग कॉल देता था दूसरे मतलब जो पहला पुराना वाला रिलायंस था उसको, या फिर और कनेक्टिविटी के कॉल्स आइडिया को, वोडाफोन को, इनको कनेक्टिंग कॉल्स देता था और उसका चार्ज लेता था। तो दैट वाज टावर इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट दे हैड। डिजिटल टीवी सर्विसेज, एयरटेल टेलीविजन, शाहरुख खान आता था एड में। सो ये लोग तो थे ही। इसने अपने आप को ग्लोबली स्टैब्लिश करने के लिए, जैसा कि केस में बताया है, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस किए बहुत सारे। मैंने वो नाम नहीं लिए यहाँ पे, आप केस में पढ़ सकते हो कि कितनी सारी कंपनी, नोकिया से लेके आईबीएम तक, काफी सारी कंपनीज के साथ अलग अलग सर्विसेज के लिए इन्होंने स्ट्रेटेजिक अलायंस की। अब स्ट्रेटेजिक अलायंस करते क्यों, ये दो दो वर्ड्स ये ध्यान रखो। स्ट्रेटेजिक अलायंस करते हैं एक तो फाइनेंस के लिए, फाइनेंस के लिए करते हैं, और दूसरा करते हैं एक स्टैब्लिश्ड ब्रांड को यूज करने के लिए। मतलब कैसे आप एक बने बनाए ब्रांड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ है। अब आप नया बनाओगे, आपको उसको स्टैब्लिश करने में टाइम लगेगा। आप फाइनेंस लेना चाहोगे तो आप या लोन लोगे और फिर वो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और वो सब चुकाना पड़ेगा। पार्टनरशिप लोगे तो फिर आपको अपने शेयर्स डाइल्यूट करने पड़ेंगे। तो बेटर है कि आप अलायंस करो, स्ट्रेटेजिक अलायंस, जिससे कि वो भी बड़ा बने और आप भी बड़े। तो एक तो ये, फिर इनका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रहा वो ये रहा कि इन्होंने एक्वायर किया, इसको एक्वायर किया इन्होंने, जायन को अफ्रीका का मार्केट संभालने के लिए एक्वायर। तो जायन नाम की एक कंपनी थी, ये जायन नाम की कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया, और वो एक्विजिशन इनके लिए काफी सुसाइडल रहा। वो इसलिए सुसाइडल रहा क्योंकि वो 15, देखो लिखा है मैंने, 15 क्वार्टर्स तक कंटिन्यूअस लॉस हुआ। 15 क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर मान लो आप 3 महीने का होता है, तो 15 क्वार्टर तक लॉस होता रहा कॉन्स्टेंटली। ठीक है, तो दैट मेक्स इट अ टफ टाइम फॉर भारती एयरटेल, बट देन इट अगेन डिडंट गिव अप और इट केम बैक स्ट्रॉन्ग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेंजेस किए। वो जैसा मैंने आपको कहा कि अब गेम बदल रहा है, जब रिलायंस आया तो उनको समझ गया कि अब यदि हम डेटा पे नहीं जाते तो दैट कैन बिकम अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो उन्होंने डेटा सेंट्रिक स्पेक्ट्रम एक्वायर करनी शुरू किए, और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एक तरीके की और स्ट्रेटजीज है जिन्होंने मर्ज किया उन लोगों के साथ जो डेटा सेंट्रिक या डेटा ओरिएंटेड सपोर्ट प्रोवाइड करते। ये काम भारतीय एयरटेल ने किया। इस छोटे से केस से हमको क्या सीखने को मिलता है? प्रैक्टिकली एक ही पेज का केस है। इससे हमको ये समझ में आता है कि कोई भी कंपनी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको कॉन्स्टेंटली ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जिससे कि उसको उसको प्रॉफिट आए फ्यूचर में, उसकी कंपनी सरवाइव करे, और वो अपना जो अल्टीमेट उनका एजेंडा है वो मीट करे, जो उनके विजन स्टेटमेंट है, जो उनके स्ट्रेटेजिक इंटेंट के स्टेटमेंट है, मिशन है, उसको पूरा करे।
ओके, यहाँ तक भी क्लियर है कि एक बेसिक स्टोरी थी भारती एयरटेल की। तो अपने को कहीं भी ऐसा ना लगे कि भारती एयरटेल जैसा बड़ा आदमी है तो उनको क्या काम होता होगा, उनका तो सब सेटल्ड है। बिल्कुल भी सेटल्ड नहीं है। केस में एक वर्ड यूज किया गया था कि द कंपनी वॉज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग मतलब एकदम वो बोलते हैं ना, खून खूनम खून हो गई थी कंपनी, इतना लॉस हुआ कि 15 क्वार्टर तक कांस्टेंट लॉस झेलना इन सच अ कॉम्पिटिटिव मार्केट इट्स वेरी टफ। उसके बाद भी वो अपने पैरों पे खड़ी हुई, मतलब उनके मैनेजर जो आप जैसे लोग थे, जो कहीं ना कहीं वहां जाके बैठे थे, उन लोगों ने डिसीजंस लिए और रिलायंस के सामने अपनी कंपनी दोबारा खड़ी करके बताई। तो दैट इटसेल्फ इज अ चैलेंज, और उन्होंने कभी भी कोई फ्री सर्विस नहीं प्रोवाइड की। तो दैट इज अगेन अ बिग थिंग। ओके, सो company has stood up. Is it okay? Should I go ahead? Yes, no, maybe. यस सर। हम यहाँ पे पहले जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तब मैं बताता था कि कीवर्ड्स की तरफ ध्यान दो। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे कुछ कीवर्ड्स दिख रहे हैं। एक मुझे दिख रहा है एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। उसके अलावा मुझे दिख रहा है स्ट्रेटेजिक अलायंस। उसके अलावा मुझे दिख रहा है एक्वायरिंग। उसके अलावा मुझे डेटा सेंट्रिक तो ठीक है, ये तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। मर्जर्स एंड एक्विजिशन, M&A, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, एक्सेस टू फाइनेंस। ये कीवर्ड्स हैं जिनको आप ध्यान रखोगे तो आपको एग्जाम में आंसर लिखने में भी फायदा होगा, और साथ में आपको बेनिफिट होगा इन वर्ड्स को समझने में जब ये एक्चुअली आगे आएंगे अपने पास। ओके, तो चलो लेट अस सी। ये हल्का सा ज्ञान है, मैं बिल्कुल भी इसको चाहता नहीं था कि इसको सिलेबस का अपन पार्ट बनाए, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या शुरू हुआ था। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को पहले पुरानी दुनिया में बिजनेस पॉलिसी कहा जाता था। तो बिजनेस पॉलिसी, ये टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता था। ये 1911 में शुरू हुआ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एज ए सब्जेक्ट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। वैसे यदि आप कहेंगे तो महाराष्ट्र के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट कौन थे, कोई बता सकता है? महाराष्ट्र के अभी तक के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट। पर महाराष्ट्र में रहते हैं ना इतने टाइम से। शिवाजी महाराज। करेक्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज, वन ऑफ द unarguably one of the most finest strategist in history of महाराष्ट्र। वैसे भारत के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट पता है, सबसे पुराने? इंडिया के, ऑल इंडिया लेवल पे जिनको रिकॉग्निशन है। चाणक्य। करेक्ट, आचार्य चाणक्य या विष्णुगुप्त जो उनका इनिशियल नाम था। ही वॉज द क्रिएटर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्रिएटर थे, और ही वॉज द फाइनेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट एवर द वर्ल्ड हैव एवर सीन। अब हम तो वैसे कृष्ण को भी बोल सकते हैं, राम को, मतलब वो पुराने जाएंगे तो, बट जिनके होने पे कोई क्वेश्चन नहीं है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य थे, आचार्य चाणक्य, कुछ लोग तो क्वेश्चन उठाने पे किसी चीज पे उठाते हैं, बट देन आचार्य चाणक्य इज अनआर्ग्यूबली वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट इन इंडिया। इनफैक्ट आप बिगेस्ट या बेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ इंडिया डालते हो गूगल पे तो फर्स्ट टर्म कम्स इज चाणक्य। तो आचार्य चाणक्य was a teacher, okay? आचार्य चाणक्य was a teacher and he used to teach gradually। जब उनको पता चला कि अलेक्जेंडर बाहर से आ रहा है, वो स्टोरी में किसी दिन और सुनाऊंगा, बढ़िया है, उन्होंने कहाँ से वो लॉजिक लगाया, लोगों को लेके आ गए साथ में, एंड ऑल हिज स्टूडेंट्स दे स्टूड बाय हिम। उनमें से एक चंद्रगुप्त मौर्य हु बिकेम द किंग अल्टीमेटली। सो he actually single-handedly threw out this Alexander के plans to invade India. So this is a credit on record given to him। गॉर्डन हॉवेल की रिपोर्ट आई थी फिर 19, अब देखो 1911 में बिजनेस पॉलिसी को एज ए सब्जेक्ट लॉन्च किया गया। अब आप देखना 1911 के बाद कितना टाइम लग गया उसको बिजनेस स्कूल में लाने के लिए। 1959, मतलब इसमें से 11 यदि माइनस करूं तो लगभग 48 ईयर्स लग गए वो उसको एज ए सब्जेक्ट एक्सेप्ट कराने में। कितना टाइम लग गया, मतलब सोचो आप। उसके बाद उसी साल में ये कार्नेगी फाउंडेशन के स्पॉन्सरशिप से एक रिपोर्ट आई पियर्सन की, और फोर्ड फाउंडेशन की पैसे से या फंडिंग से रिपोर्ट आई गॉर्डन एंड हॉवेल की। उनकी रिपोर्ट के बाद उसको एक जेन्युइन सब्जेक्ट की तरह एक्सेप्ट कर लिया गया बिजनेस स्कूल्स। ओके, 1969 में ये एक नाम याद रखना, ये नाम काम आएगा, एसोसिएशन ऑफ एडवांस्ड कॉलेजिएट स्कूल ऑफ बिजनेस। ये AACSB, ये एक एसोसिएशन था कॉलेजेस का,
बिजनेस स्कूल्स को गवर्निंग, जैसे हमारे यहाँ पे यूजीसी है, एआईसीटी है, वैसे ही ये गवर्निंग बॉडी थी, एसोसिएशन थी एडवांस कॉलेजिएट स्कूल का। इन्होंने उसको एक मैंडेटरी सब्जेक्ट की तरह 1969 में, ओके, तो 58 ईयर्स के बाद ये एक मैंडेटरी सब्जेक्ट बन गया और 1969 से लेके अभी तक ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक generally offered subject to all specialization, okay, and strategic decision making is core of any managerial activity. आप बिना strategic decision लेने के, मैं कई बार बोलता हूँ ना कि थोड़ा मैनेजर जैसा बिहेव करो, आपस में बात मत करो, थोड़ा सा मतलब वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में जब मैनेजमेंट दिखने लगेगा ना, तो आप मैनेजर बन जाओगे और आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट दैट। नाउ लेट अस सी व्हाट इज अहेड। ठीक है, ओके, हो गया कुछ जाते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या, बताओ। नहीं रिपोर्ट करना मुझे, मेरे कंप्यूटर की प्रॉब्लम। बेटा यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? ओ नाइस, देयर आर 61 स्टूडेंट्स, ओके, ग्रेट ग्रेट। जब गया था तब 31 थे। ओके, जस्ट अ मिनट, हमारी पीपीटी खुल रही है। ओके, क्रैश हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम थे। अब इन्होंने क्या एक्चुअली किया, ये जब एक्सेप्ट किया गया तो इसको ना अलग अलग स्कूल्स का नाम दे दिया। अब ये स्कूल ऑफ थॉट, ये एक टर्म याद रखना, देखो इतना डिटेल में नहीं भी याद रख पाओगे, तो ये याद रखना कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को 3 स्कूल्स में डिवाइड किया गया, पर्सपेक्टिव स्कूल, डिस्क्रिप्टिव स्कूल और इंटीग्रेटिव स्कूल। अब एक ही स्ट्रेटेजी को देखने के तरीके अलग अलग है। एक बोलता है जैसे परसेप्टिव स्कूल में, एक कहते हैं कि यार ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ना, ये कॉन्सेप्शन प्रोसेस है, मतलब बनाया जाएगा, कुछ डिजाइन किया जाएगा, ठीक है, फॉर्मल प्रोसेस है, इसमें बहुत सारा एनालिटिक्स यानी कि नंबर्स वगैरह इन्वॉल्व रहेंगे। तो जो पर्सपेक्टिव स्कूल है वो स्ट्रेटेजी को एज ए पर्सपेक्टिव देखते हैं कि यार ये पूरा डिटेल में होने वाला काम एक प्रोसेस है, वो डिटेल में ऐसे होगा। जो डिस्क्रिप्टिव स्कूल है, जो डिस्क्रिप्टिव स्कूल इसको थोड़ा सा ब्रॉड वे में लेके जाते हैं, इसको देखते हैं कि ये तो विजनरी, मतलब विजनरी प्रोसेस है, विजन बनाने की प्रोसेस है। स्ट्रेटेजी को पढ़ना मतलब विजन बनाना, ये तो मेंटल प्रोसेस है, सोचने की प्रोसेस है, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। इमरजेंट प्रोसेस, इमरजेंट, अब देखो ये एक वर्ड का मीनिंग बताता हूँ आगे के लिए याद रखना। मी म्हणत आहे की मला अभ्यास करायचा है, सॉरी मैं हिंदी पे स्विच करता हूँ काफी सारा सबके लिए, ऑडियंस के लिए। तो यदि मैं बोलता हूँ कि मुझे पढ़ाई करनी है, मैंने जैसे आज सुबह पूछा था क्लास में कि किसी को जेन्युइनली प्लेसमेंट किसको चाहिए, अब आप बोल रहे हो, हाथ ऊपर कर रहे हो कि मुझे जेन्युइन प्लेसमेंट चाहिए, लेकिन आपकी जब एक्शंस देख रहा हूं तो मुझे दिख नहीं रही वैसे, तो आपकी इमरजेंट स्ट्रेटेजी ये बोल रही है कि आपको नहीं बनना है। आप मुंह से बोल रहे हो कि आपको बनना है, बट जो इमर्ज होके दिख रहा है अल्टीमेटली ऑन स्पॉट, जो नजर आ रहा है आपके एक्शन से, वो ये नजर आ रहा है कि भैया ये तो, और जैसी सिचुएशन आई उसके हिसाब से, किसी की आदत रहती है कि नहीं वो झूठ ही बोलना है, तो वो कभी भी बचेगा हमेशा झूठ बोलने का, कुछ भी बोल के। तो ये इमरजेंट स्ट्रेटेजी, ओके। नेगोशिएशन एक अलग थॉट है, उनका कहने का मतलब है कि स्ट्रेटेजी पढ़ना यानी कि नेगोशिएशन की नॉलेज लेना, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो बड़े बिजनेस हो, चाहे वो छोटे बिजनेस हो, बट देन अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट नेगोशिएशन। Someone says it's a reactive process, someone says it's a collective, and integrative school says कि ये एक process of transformation। तो जो इंटीग्रेटिव स्कूल कहता है वो कहता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को पढ़ना एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। हम किसी भी एक थॉट को पकड़ के नहीं चलेंगे। हमसे एक बार पूछा गया कि आपने किसी बच्चे को 0 मार्क्स क्यों नहीं दिए, तो हमने उनसे ये कहा कि 0 मार्क्स इसलिए नहीं दिए क्योंकि मैनेजमेंट में 0 तो कुछ होता ही नहीं है। यदि कुछ भी कर रहा है तो 1 तो है ही वो, क्योंकि उसका करने का कुछ ना कुछ कारण, कुछ ना कुछ रीजन, कुछ ना कुछ तरीका तो होगा ही। तो इसलिए इट कैन नॉट ऑलवेज बी ब्लैक एंड व्हाइट, इट विल ऑलवेज बी अ ग्रे एरिया।
तो 3 स्कूल होते हैं, ये बेसिक ध्यान रखना, पर्सपेक्टिव स्कूल, डिस्क्रिप्टिव स्कूल और इंटीग्रेटिव स्कूल। देन ये एनसॉफ मैट्रिक्स आने वाली है आगे। इस एनसॉफ भाई ने क्या कहा, बस थोड़ी सी 2 स्लाइड रह गई है। एनसॉफ भाई ने ये चीज कही कि मैनेजमेंट ऑफ अ डिसकंटिन्यूअस चेंज, एक होता है कंटिन्यूअस चेंज, एक होता है डिसकंटिन्यूअस चेंज। तो डिसकंटिन्यूअस का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी पता नहीं रहेगी चेंज की, कभी कभी चेंज हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता, कभी एक जैसा भी चल रहा है, मतलब आपको जज करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस चेंज यदि मैं बोल दूंगा तो चलो हम ये मान के चलेंगे कि बदलेगा ही, बट डिसकंटिन्यूअस मतलब कभी होगा भी कभी नहीं भी होगा। which account of psychological, sociological, political and systemic characteristics of a complex organization। ये कहता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अलग अलग फिनोमिनन को स्टडी करके अल्टीमेटली आप स्ट्रेटेजी का स्टडी करते हैं। मतलब स्ट्रेटेजी का स्टडी करना मतलब कंपनी की साइकोलॉजी स्टडी करना, मार्केट में सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल सिचुएशन स्टडी करना, ये सब। टॉफलर नाम के अंकल है, टॉफलर अंकल कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर प्रॉफिट और प्रोड्यूसिंग गुड्स। पहले होता था बस हमने काम कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, बात खत्म हो गई। अब ऐसा नहीं है। अब आप सिर्फ प्रोडक्शन आप देखो, मैं अभी इधर ही कोपरगांव में कितनी बार निकलता हूँ, कई सारी दुकानें बंद हो गई है, जितनी खुलती नहीं उतनी बंद भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि शायद वो सिर्फ एक ही काम कर रहे थे, उनको लगा कि हम एक जगह से सामान लेके आएंगे, बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। तो यू नीड समथिंग मोर, solutions to extreme complex ecological, moral, political, racial, sexual and social problems। इन प्रॉब्लम्स में से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यदि आप निकाल पा रहे हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल हो सकती है, टिक सकती है मार्केट, क्योंकि आप सॉल्यूशन ही किसी बड़ी चीज का दे रहे हो। तो ये इन दो लोगों के थॉट है। नाउ अल्टीमेटली ओके, एक क्वेश्चन मेरे स्लाइड चली गई, शायद सेव नहीं हुई। ये बजरंगबली है, जाओ, ठीक है, सेव नहीं हुई तो मैं आपको बता देता हूँ। 3 स्पेशल 4 क्वेश्चन है, आप नोट कर लो, मैं एक बार बोल रहा हूँ, आप नोट कर लो। 4 स्पेशल क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन, जो स्ट्रेटेजिक, ये लास्ट स्लाइड है हमारी, कि 4 फंडामेंटल क्वेश्चंस कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू फर्म्स बिहेव। कोई भी फर्म बिहेव कैसे करती है। देखो आपके सामने यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि यदि हमको तुरंत में बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाए। तो हाउ डू फर्म्स बिहेव, ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जो स्ट्रेटेजी आंसर करती है कि कोई भी फर्म बिहेव कैसे करती है। देन द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई आर फर्म्स डिफरेंट। फर्म्स डिफरेंट क्यों है, इसको यूएसपी भी बोल सकते हैं, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। क्या अल्टीमेटली ऐसा क्या है जो अलग है आपकी फर्म के पास, क्यों क्यों सस्टेन करोगे आप। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैल्यू एडेड बाय द हेडक्वार्टर्स यूनिट इन डाइवर्सिफाइड फर्म। मतलब इनका कहने का मतलब है व्हाट इज द, पहले लिख देता हूं फिर आपको बताओ, फंक्शन ऑफ और वैल्यू एडेड बाय द हेड क्वार्टर्स। और मैंने पहले भी बता दिया था कि ये मैं अजहर काजमी की बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, और ये इसी बुक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके पास भी रेफरेंस का एक सिंगल पॉइंट रहे, वरना आप भी कंफ्यूज होते रहोगे कि कहाँ पे ढूंढना है। डाइवर्सिफाइड, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, मतलब फंक्शन होता है, अब कैसे बोलेंगे, तो डिमांड का फंक्शन बोलते थे, तो डिमांड किन चीजों से बनती है। तो हेडक्वार्टर्स यूनिट को एक कंपनी ने डाइवर्सिफाइड कंपनी बना दिया, तो किस बेसिस पे कह रहे हो आप, क्या वैल्यू एडिशन दे रहे हो लोगों को, क्या क्या चीजें अलग अलग प्रोवाइड कर रहे हो आप, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि हम डाइवर्सिफाइड। और लास्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, व्हाट डिटरमाइंस सक्सेस एंड फेलियर इन नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स। नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में अल्टीमेटली सक्सेस किन चीजों से डिफाइन होती है। ये 4 हैं, आर द 4 फंडामेंटल क्वेश्चंस
इनको याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। तो 4 फंडामेंटल क्वेश्चंस कौन से हैं, 3 स्कूल ऑफ थॉट कौन से थे और 4 फंडामेंटल क्वेश्चंस कौन से हैं, ये आपको बिल्कुल आ सकता है। दीज क्वेश्चंस वर आस्क्ड इनिशियली बाय रूमेंट। उन्होंने कहा था यदि स्ट्रेटेजी पढ़ोगे तो यदि इन 4 क्वेश्चन को आंसर कर पाए तो फिर आप कंपनी की स्ट्रेटेजी समझ जाओगे कि अल्टीमेटली कंपनी चाहती है। तो ये 4 मेजर क्वेश्चंस थे और इन सबको यदि मेरे को शॉर्ट में क्रक्स निकालना है, जो यहाँ पे बुक में नहीं दिया है अभी फिलहाल, बट आगे कहीं ना कहीं देगा जरूर, उसमें यदि मेरे को लिखना है कि अल्टीमेटली हमारा फोकस किस चीज पे, तो अल्टीमेटली फोकस नहीं होता, अल्टीमेट फोकस होता है, अल्टीमेट फोकस ऑन 2 थिंग्स, वन इज इंटरनल एनवायरनमेंट, वन इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब यदि आप एज ए कंपनी इन 2 एनवायरनमेंट्स को स्टडी कर लेते हो, इंटरनल यानी कि विद इन द कंपनी क्या चल रहा है, और एक्सटर्नल यानी कि कंपनी के बाहर कंपटीशन, पॉलिटिकल वर्ल्ड, दुनिया क्या चल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी चीज से फ्लाइट वालों की दुनिया अफेक्ट हो गई, मतलब एविएशन इंडस्ट्री को झटका लग गया क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू हो गई। सोचा भी नहीं था किसी ने कि एविएशन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी चीज झटका दे सकती, बट अब आजकल मैनेजर जाते ही नहीं, वो इस पे ही काम कर लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे पढ़ा लेते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया, होटल इंडस्ट्री को अफेक्ट हो गया, इतना कुछ हो गया, कैब सर्विसेज को अफेक्ट हो गया, ये सब कुछ हुआ क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। सो यू हैव टू स्टडी द इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, देन फाइंड आउट द प्रोबेबल थ्रेट्स, क्या चीज आपकी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती है अंदर से बाहर से, ये सब चीजों का। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को इतना बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता है। अंदर से होने वाले धोखे, बाहर से होने वाले धोखे, उनसे उन्होंने अपने आप को भी और बाकी सब चीजों को भी बचा के रखा। तो they studied this environment very well and then they took the right steps. Probably not all the steps were right, but then they took decisions. So major of them were right, and that is why they succeeded. So this was about internal and external environment. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यदि आप देखोगे तो स्ट्रेटेजी अब लगभग हर 20 स्कूल में पढ़ाई जाती है। हर एक, कोई छोटा हो बड़ा हो, बीबीए हो, एमबीए हो, कुछ भी हो, जो सादा एक एग्जीक्यूटिव कोर्स भी यदि आप 1 साल का करोगे तो उसमें भी स्ट्रेटेजी एक मेजर सब्जेक्ट होता है। तो this was a basic theory on evolution of strategic management. Now, anyone, if you have any specific doubt, please let me know. Otherwise, I have a short surprise for you. Probably ये surprise लेने के बाद से तुम लोग मेरी अगली क्लास में ज़्यादा आओगे नहीं, but then still I will try and tell you. So we have recorded this session. Probably if I could upload it, I will upload and share the link. Okay? तो if you want to revise, you can revise. और अगली क्लास में आने के पहले इस वीडियो को एक बार सुन लेना, तो क्योंकि अब अपन आगे आगे चलते जाएंगे। जब हम एक्चुअली क्लास में मिलेंगे तब तक हमारे कम से कम 3 क्लासेस पूरे हो चुके होंगे। सो प्लीज टेल योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, इफ यू आर नॉट हियर फॉर सम रीजन, प्लीज सी द रिकॉर्डिंग। ओके, एनी डाउट और क्वेरीज? नो। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। कल आपका सेशन है, जरूर आना, क्रिफॉन का।